Hello guys, welcome back to another audiobook of class 12 biology, chapter number 11, biotechnology, principle and processes. तो आज के इस ऑडियो बुक में अपन करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर है जो कि बायोटेक्नोलॉजी, उसके इस ऑडियो बुक 2 में 11.2 टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अब पहली चीज़, जितनों ने ऑडियो बुक 1 नहीं सुनी प्लीज़ जाके सुन लो, नहीं सुनोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तक अपन ने पढ़ लिया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों किया जाता है और उसके जो डिफरेंट एप्लीकेशंस और वैरायटी जो उसके प्रोसेसेस हैं वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन नहीं प्रोसेसेस क्या होते हैं और प्रिंसिपल क्या होते हैं। ठीक है, अपन इन प्रिंसिपल्स के जो टूल्स हैं एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए उसको पढ़ने वाले हैं। टूल्स मतलब देखो, मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था बुलेट प्रूफ जैकेट के फॉर्मेशन का, जिसमें मैंने तुमको कहा था स्पाइडर में से जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल के एक गोट या शिप के तहत इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके लिए अपन सबसे पहले आइसोलेशन करते हैं, जिसके लिए अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करके उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं, लाइगेज का यूज़ करके डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, वेक्टर को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालने के लिए रिस्पॉन्सिबल करवाते हैं और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इस डीएनए का हम क्या देखते हैं कि ये उसके अंदर जाके रेप्लिकेशन कर रहा है या नहीं और उसकी एक से दूसरी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं 11.2 टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have key tools that are restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vector and host organism. सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, जिसको अपन ने मॉलिक्यूलर सिजर्स कहा था। ये मॉलिक्यूलर सिजर्स होती हैं जो डीएनए को कट करने का काम करती हैं। ये एक्चुअल में कोई सिजर्स नहीं होती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने का काम करते हैं। अब इसका अपन पढ़ते हैं। इन ईयर 1963 टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई means Escherichia coli were isolated. One of these added methyl group to DNA while other cut DNA. Later was called restriction endonuclease. अब देखो, जो ई कोलाई है ना उसको जो है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो दूसरे छोटे छोटे बैक्टीरियाज को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। अब बैक्टीरियोफेज क्या करता है, साइंटिस्ट ने नोटिस किया बैक्टीरियोफेज ने जब एक बार ई कोलाई को इन्फेक्ट किया तो ई कोलाई ने बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर दिया बिना अपने डीएनए को नुकसान पहुंचाए। कैसे? तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे ही बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई के अंदर अपना वायरस वाला डीएनए इंजेक्ट किया, ई कोलाई को तुरंत पता चल गया और उसने अपने डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप्स ऐड कर दिए और अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर दिया। ठीक है, ये था पहला टूल जो ई कोलाई ने यूज़ किया बैक्टीरियोफेज से अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा उसने क्या किया, एक बहुत ही अच्छी चीज़ कि उसने एक टाइप से एक सिजर निकाली केमिकल के फॉर्म में, जिसने बैक्टीरियोफेज से आने वाले वायरस कंटेनिंग डीएनए मटेरियल को या जेनेटिक मटेरियल को कट कर दिया, जिसकी वजह से वो ई कोलाई को इन्फेक्ट नहीं कर पाया और डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, जिसको उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा। देखो ध्यान से समझो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब कि अंदर कट करने वाला। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2 was functioning dependent on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized by 5 years later. It was found that HIND2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. बेस पेयर सबको पता है ATGC ATGC ATGC। तो इस टाइप के जो 6 बेस पेयर होते हैं ATGC AT, ठीक है, इस 6 बेस पेयर को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो पहले डिस्कवर होता है यानी कि HIND2, उसमें देखा गया HIND2 डीएनए के 6 बेस पेयर को देख के वहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जीन अपने को चाहिए उस पर कट लगाता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HIND2। और जिस डीएनए सीक्वेंस के ऊपर HIND2 कट लगा रहा है उसे HIND2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। Beside HIND2, to
Today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequence. The convention for naming these enzymes in the first letter of the name come from the genus and second two letter come from the species. अब E. coli क्या जो अपन ने ढूंढा था एंजाइम, उसमें अपन ने पहले भी पढ़ा 11th में कि नेमिंग कैसे करते हैं, जीनस, स्पीशी, फिर रोमन नंबर, इस तरीके से. तो the first letter of the name come from the genus and the second two letter come from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated. Example, E. coli come from Escherichia coli, RY13. In E. coli, letter R is derived from the name of strain. Roman number following the name indicate the order in which enzymes were isolated from the strain of bacteria. Restriction enzyme belong to large class of enzyme called nuclease. These are of two kind, exonuclease and endonuclease. अब देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है डीएनए को कट करना. अब ये डीएनए को दो तरीके से कट करता है. पहला, डीएनए को ये बाहर से कट कर देगा, या दूसरा ये डीएनए के अंदर जाके जो जीन अपने को चाहिए उस स्पेसिफिक जीन को कट करेगा. इसको एक कहानी के फॉर्म में समझो, छोटी सी कहानी, इसको ध्यान समझना. मेरे पास दो स्टूडेंट्स आए, दोनों को मैंने एक टास्क दिया कि सामने जो पेड़ दिख रहा है उस पे जो आम है, उसकी टहनी पे जो आम है वो लेके आना है. अब जो दोनों स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, ये है यहाँ पे मेरे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी एक्सोन्यूक्लियस. पहला स्टूडेंट हो गया एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा हो गया एंडोन्यूक्लियस. यही तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं जो अपने को पढ़ना है. अब एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, आम के पेड़ के पास जाएगा. आम का पेड़ है अपना डीएनए, और जो डीएनए है उसमें जो आम है वो है अपना पर्टिकुलर जीन. अब जो एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा, पर्टिकुलर आम को लाने की जगह वो आम की बाहरी साइड तक का एरिया कट करके, यानी कि आम के साथ टहनी को कट करके भी अपने साथ लेके आएगा. जबकि एंडोन्यूक्लियस पहले आइडेंटिफाई करेगा कि आम के पेड़ में आम कहाँ है, यानी डीएनए के अंदर वो जीन कहाँ है जो मुझे चाहिए, और उसके बाद वो उसे क्या करेगा, कट करेगा. यानी कि वो बजाय पूरे डीएनए के एक सीक्वेंस को काटने के सिर्फ मैंगो को ला के देगा, यानी कि उस जीन को जो मुझे चाहिए. यानी कि जो ATGC वाला सीक्वेंस है उसमें, ठीक है. तो सीधी सी बात ये है, जो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए को बाहर से कट करने का काम करता है, और जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के अंदर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे कट लगाता है. Exonuclease remove nucleotide from the end of the DNA, whereas endonuclease make cut at specific position within the DNA. Each restriction endonuclease function by inspecting length of DNA sequence. यानी कि हर restriction endonuclease क्या करता है, DNA की लेंथ के सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करता है और फिर अपना फंक्शनिंग करता है. Once it finds a specific recognition sequence, it helix at specific point in the sugar phosphate backbone. It will bind to the DNA and cut each of the two strands of double helix at specific point in the sugar phosphate backbone. उसके बाद अब देखो, इतना समझ में आएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं. वो एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करने का काम करते हैं. दूसरी चीज़ें दो टाइप के होते हैं, पहला एक्सोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के आउटर एंड्स पे कट लगाता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए के अंदर स्पेसिफिक जीन के सीक्वेंस को ट्रेस करके वहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, वहाँ पे कट लगाता है. ठीक है. Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Do you know what are palindromic sequences? देखो, palindromic sequences वो होते हैं जो आगे से पढ़ने पे और पीछे से पढ़ने पे, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ने पे सेम प्रोनाउंसिएशन देते हैं. जैसे मलयालम, मल या लम, मल या लम, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम. वैसे ही ATGTA, ATGTA
ऐसे, ठीक है। These are group of letter that form same word when read both forward and backward. Example Malayalam. As against a word palindrome where the same word is read in the both direction, palindrome in DNA sequence of base pair that read same on the two strand where orientation of reading is kept the same. For example, following sequence read the same on the two strands in 5' to 3' direction. This is also true if read in the 3' to 5' direction. GAATTC, GAATTC, ठीक है। Restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of palindromic site. अब restriction enzyme जो होता है वो palindromic site के थोड़े आगे से कट लगाता है, ठीक है, एकदम वही नहीं, थोड़ा आगे कट लगाता है ताकि जो जीन है वो खराब ना हो। बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड, जिसकी वजह से एक सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बीच में रह जाता है। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड ऑन ईच स्ट्रैंड, जिसकी वजह से जो होता है जो डीएनए है वो स्टिकी एंड्स में कट हो जाता है। अब देखो, अगर एंडोन्यूक्लियस काटता है तो वो जिगजैग फॉर्म में काटता है, और अगर एक्सोन्यूक्लियस काटता है तो वो नॉन स्टिकी फॉर्म में काटता है, यानी कि ब्लंट एंड काटता है। These are named so because they form hydrogen bond with the complementary cut counterpart. This stickiness of the end facilitated action of the enzyme DNA ligase, और DNA ligase को वेक्टर के DNA के साथ जोड़ दिया जाता है। Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA, which are composed of DNA from different source and genome. When cut by the same restriction enzyme, resultant DNA fragment have same kind of sticky end. अब देखो, जब अपन DNA को कट करते हैं तो अपन दो बार DNA को कट कर रहे हैं। एक जिस ऑर्गेनिज्म का जीन अपने को चाहिए एक बार उसका DNA कर रहे हैं, और जो वेक्टर है अपन वेक्टर के DNA से जोड़ के अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट के अंदर डाल रहे हैं। तो एक बार अपन वेक्टर का DNA कट कर रहे हैं ताकि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला DNA है उसे वेक्टर के साथ जोड़ सकें। तो यानी अपन दो बार DNA को कट कर रहे हैं, दोनों बार अपन सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि सेम मॉलिक्यूलर सीजर को यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर अपन ने एक बार किसी दूसरे एंजाइम को यूज़ किया, मतलब मॉलिक्यूलर सीजर को यूज़ किया होस्ट के DNA को काटने के लिए, और वेक्टर को DNA काटने के लिए अलग मॉलिक्यूलर सीजर यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। दोनों केस में अपन सेम मॉलिक्यूलर सीजर का यूज़ करेंगे। बोथ वेक्टर और होस्ट के DNA को होस्ट के नहीं, वेक्टर और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऑर्गेनिज्म के DNA को कट करने के लिए। When cut by same restriction enzyme, resultant DNA fragment have same kind of sticky end. These can be joined together using DNA ligase, और इनको DNA ligase की हेल्प से अपन जोड़ सकते हैं, ठीक है। You may have realized that normally unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, recombinant vector molecule cannot be created. यानी कि जब तक दोनों को सेम मोलिक्यूलर सीजर से कट नहीं करेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट DNA है वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। मतलब जो DNA और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है DNA का, और जो होस्ट है होस्ट का DNA, होस्ट नहीं वेक्टर का DNA, दोनों आपस में जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों को सेम मॉलिक्यूलर सीजर से कट नहीं किया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट। अब देखो, ये है अपना फर्स्ट स्टेप कोई भी रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने का। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट। कटिंग ऑफ DNA by restriction endonuclease result in the fragment of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move toward the anode under an electric field through a medium matrix. Nowadays, most commonly used matrix is agarose gel. ठीक है। अब देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के स्टेप्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के
स्टेप, जिसका पहला स्टेप है कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, अब देखो, अब जो मैं आगे ऑडियो बुक्स डालूंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात, आगे जो मैं ऑडियो बुक डालूंगा वो मैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से नहीं डालूंगा। ठीक है, ऑडियो बुक 3 जो आएगी इसके बाद वाली, ठीक है, उसमें मैं तुम्हें पहले बताऊंगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के स्टेप्स क्या हैं। जैसे अपन कोई केक बनाते हैं तो सबसे पहले अपन मैदा लेंगे, फिर उसमें यीस्ट डालेंगे, फिर सोडा डालेंगे, फिर मिल्क और चॉकलेट वगैरह डाल के फिर उसको बेक करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले बेक करेंगे सूखे मैदे को, फिर मिल्क वगैरह डालेंगे, फिर चॉकलेट डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, प्रोसेस में काम करेंगे। तो अभी तुम पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए को समझो। ठीक है, सेपरेशन और आइसोलेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑडियो बुक होगी उसके अंदर मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है ये स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, और उसको तुम नोट कर लेना, बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद मैं एनसीईआरटी सीक्वेंस के हिसाब से नहीं चलूँगा, मैं उन स्टेप्स के सीक्वेंस के हिसाब से चलूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारे स्टेप्स आगे पीछे दिए हुए हैं जिसको पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो अभी तुम पहले सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को समझो, जो कि पहला स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का। इसमें अपन क्या करते हैं, ध्यान से समझो, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, यानी कि जो डीएनए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अपना, उसको जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर से आइसोलेट करना, सेपरेट करके आइसोलेट करना। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के केस में स्पाइडर जो था उसका जो वेब वाला जीन था वो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, तो पहले मैं उस जीन को डीएनए से सेपरेट करूँगा और फिर उस जीन को डीएनए में से आइसोलेट करूँगा, यानी कि निकाल दूँगा। ये होगा पहला स्टेप। अब इसको समझो अपन कैसे करते हैं। द कटिंग आउट ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। सबसे पहले अपन डीएनए के अंदर क्या करेंगे, अपन डीएनए के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऐड करेंगे, जिससे कि डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट हो जाएगा। ठीक है, कट करने के बाद fragment can be separated by a technique known as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecule, they can be separated DNA fragment by forcing them to move toward the anode under an electric field through a medium matrix. फिर हम इस डीएनए को जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एग्रोस जेल प्लेट है उसके ऊपर रन कराएंगे, जिसके परपेंडिकुलर में जो है तो नेगेटिव फील्ड है और उसके दूसरे परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टली जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से डीएनए कैथोड टू एनोड मूव करेगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा। ठीक है, द डीएनए फ्रेगमेंट nowadays most commonly used matrix is agarose, which is natural polymer extracted from seaweed. DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by agarose gel. Hence smaller fragment size farther it move, and जितने छोटे फ्रेगमेंट होंगे उतना दूर वो ट्रैवल करेंगे। Separated DNA fragment can be visualized only after staining DNA with compound known as ethidium bromide, और हम डीएनए को तभी देख पाएंगे जब हम उसे इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे और उसको यूवी लाइट के रेडिएशन के अंदर देखेंगे, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन। यू कैन सी bright orange color band of DNA and ethidium bromide stained gel exposed to UV light. The separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. फिर हम उसे एग्रोस जेल में से कट करके उस जेल पीस को निकाल लेंगे जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। दिस स्टेप इज़ नोन एज इल्यूशन, और उस पूरे डीएनए के फ्रैगमेंट में से अपने जीन को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के एग्रोस जेल से आइसोलेट करना यानी अलग करना इल्यूशन कहलाता है। फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए इज प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर, और फिर हम उसे क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगला जो ऑडियो बुक में डालूंगा ऑडियो बुक 3, उसमें मैं इस स्टेप को फिर से समझाऊंगा और सेकंड स्टेप उसी में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं सारे के सारे स्टेप्स जो हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के वो एक्सप्लेन करूंगा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, मेथड में,
जैसे तुम केक बनाते हो ना, पहले जो है तो रफ मटेरियल लोगे, फिर जो उसमें एडिटिंग जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड करने वो लोगे, फिर बेक करोगे, है ना। पहले बेक करके फिर तो उसमें कुछ ऐड करोगे नहीं। तो उसी तरीके से मैं पूरे डीएनए के रिकॉम्बिनेंट, मतलब डीएनए को निकाल के फिर रिकॉम्बिनेंट बना के होस्ट में डालने का जो प्रोसेस है पूरा अगले ऑडियो बुक में ध्यान से समझाने वाला हूँ। तो उसे ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। और उसके बाद जो ऑडियो बुक्स आएंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, वो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं, जो स्टेप्स मैं अगली ऑडियो बुक यानी ऑडियो बुक 3 में बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आने वाली हैं, ठीक है। तो अब अपन इसको यहीं रोकते हैं। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट समझ में आया होगा, जिसमें अपन ने क्या किया, सिंपल सी बात है। सबसे पहले अपन ने डीएनए को लिया, जो डीएनए अपने को, जो जीन अपने को चाहिए था जिस ऑर्गेनिज्म में से, उस ऑर्गेनिज्म में से अपन ने डीएनए को निकाला यानी आइसोलेट किया। डीएनए के अंदर अपन ने क्या किया, उस डीएनए को कट किया एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। कट करने के बाद अपन ने उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट पे रन कराया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट पे रन कराने के बाद अपन ने क्या किया, उस डीएनए को यूवी लाइट और इथिडियम ब्रोमाइड के कॉम्पोजिशन में डाला, यानी पहले डीएनए को स्टेन कर लिया इथिडियम ब्रोमाइड से, फिर उसके ऊपर यूवी रेडिएशन डाली। और जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि सबसे लंबी रो में दिख रहा था, उसको अपन ने निकाला, कट किया और अपन ने उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के यानी वेक्टर के साथ जोड़ दिया। अब अगले जो ऑडियो बुक है उसको ध्यान से समझना, वो नहीं समझोगे आगे की कोई ऑडियो बुक नहीं समझ में आएगी, फिर माथा फोड़ते फिरोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आराम से उस ऑडियो बुक को सुनना, नहीं सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक विद न्यू टॉपिक। तब तक ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। और तुम लोगों ने 84 सब्सक्राइबर पर अटका के रखा है, उसको प्लीज़ जल्द से जल्द सेंचुरी करने की कोशिश कर दो। 100 सब्सक्राइबर्स के लिए आई एम वेटिंग। और जैसे कि तुम्हें पता है 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर डल चुके हैं, और जो 11th और 12th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट है वो अरेंज हो चुकी है। 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स डल चुके हैं, ठीक है। जैसे प्लांट किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, बायोमोलिक्यूल है, ह्यूमन फिजियो के भी सारे चैप्टर डल चुके हैं, जैसे बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, लोकोमोशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जबकि 12th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में जो चैप्टर्स डल चुके हैं वो हैं फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एवोल्यूशन, हेल्थ एंड डिजीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। जो चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो मैं अभी नहीं डालूंगा, कोर्स खत्म होने के बाद डालूंगा, क्योंकि उसकी मैं डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ और वो बहुत सारे ऑडियो बुक्स कवर करने वाला है, इसलिए मैं उस एक चैप्टर के लिए बाकी पूरे चैप्टर्स नहीं अटका सकता। तो जैसे हमारा बायोटेक का लास्ट चैप्टर यानी कि एप्लीकेशन वाला ख़त्म होगा, मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर है इनहेरिटेंस वाला, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसको अपलोड करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद द न्यू टॉपिक। तब तक साइमन बाय। और जैसे कि तुम्हें पता है इंस्टाग्राम पे मेरे नाम की ऑलरेडी आईडी बन चुकी है, वहाँ जाके तुम मुझे फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट्स और वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वहाँ जाके तुम उनका एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। कई लोग उनको देख चुके हैं, तुम लोग भी जाके देख लो, अच्छा होगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स हैं, ठीक है, जल्द से जल्द उनको जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद द न्यू टॉपिक। तब तक साइमन बाय। और ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। साइमन बाय।